नमस्कार दोस्तों। आज एक जबरदस्त पॉडकास्ट आपके सामने लेके आया हूँ जिसका टॉपिक है कि क्या म्यूचुअल फंड सच में सही है। ये सिर्फ एक मार्केटिंग वर्ड है ये या इसकी सच्चाई मिडिल क्लास के लिए और एचएनआईज के लिए यूज़फुल है। कोई डर होता है या नहीं, ये पैसे डूब गए तो, और एचएनआई का सवाल होता है इससे वेल्थ जनरली एक्सेलरेट होता है या नहीं होता है। ये सब कुछ सारी इन्फॉर्मेशन सही है या गलत, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन इस पॉडकास्ट में आपके साथ देने वाला हूँ। मेरा नाम योगेंद्र वर्मा, मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, 10 साल का एक्सपीरियंस है, 500 करोड़ का एयूएम ऑलरेडी मेंटेन कर रहा हूँ, मैनेज कर रहा हूँ और 1000+ से फैमिलीज के साथ गोल सेट किया, उनका गोल्स प्लानिंग किया हुआ है। और मैं एक लाइन में बोलूँ तो म्यूचुअल फंड सही है, पर सही तरीके से। देखते हैं जैसे म्यूचुअल फंड्स के अंदर म्यूचुअल फंड अमीर बनाता है, लेकिन सिर्फ उनको जो डिसिप्लिन समझते हैं। आज हम लोग एक पॉडकास्ट करेंगे जिसमें मेरे साथ अर्जुन है। नमस्कार अर्जुन दोस्तों, मैं अर्जुन सर के लिए काम करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग टीम में। जी, तो ये मेरे से क्वेश्चन आंसर करेंगे, 15-20 क्वेश्चन होंगे, उसके मैं आपको आंसर करूंगा। तो अर्जुन प्लीज स्टार्ट कीजिए। तो सर मेरा पहला क्वेश्चन ये रहेगा, म्यूचुअल फंड फ्यूचर गोल्स के लिए कैसे यूजफुल है? ग्रेट, बहुत बढ़िया अर्जुन। ये पहला ही क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। आ, बता देता हूँ आपको कि लाइफ में गोल्स फिक्स्ड होते हैं। जैसे बच्चे की एजुकेशन होती है, मैरिज फंड प्लानिंग करना होता है, रिटायरमेंट प्लानिंग करना होता है, ड्रीम होम के लिए वर्किंग करना होता है, वर्ल्ड ट्रैवल कुछ लोग घूमना चाहते हैं, कुछ लोग वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं। म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा फायदा गोल बेस्ड प्लानिंग और उसकी कंपाउंडिंग का है, जिसके लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप 10,000 रुपये सेव करते हो, 20 साल तक के लिए करते हो, तो सिर्फ पैसा ही नहीं बढ़ता, आपका फ्यूचर सिक्योर भी होता है, जिसमें इतनी बड़ी अर्निंग आती है, इतना बड़ा फंड जनरेट हो जाता है, जिसमें अपने कई सारे गोल्स आप इजीली पूरे कर पाते हो। और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट नहीं, गोल अचीवमेंट सिस्टम है, जिसके लिए लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। ओके सर, तो सर मैंने सुना है इसमें दो ऑप्शंस होते हैं, एसआईपी और लमसम। तो सर आप मुझे बताना चाहेंगे कि इसमें से कौन सा बेहतर रहेगा? ग्रेट, बिल्कुल बताऊंगा अर्जुन। आपके बहुत सही क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि एसआईपी क्या होता है और लमसम क्या होता है। एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। ये बेसिकली सैलरीड पर्सन के लिए बहुत यूजफुल होता है, जिसमें रेगुलर इनकम आती है, लॉन्ग टर्म की इसमें वेल्थ क्रिएट होती है, और इसको डिसिप्लिन के थ्रू क्रिएट किया जा सकता है। तो लमसम बात करूं तो ये जनरली बिजनेस ओनर्स के लिए होता है, या उनके लिए जिनके पास लमसम पैसा पड़ा हुआ है और वो हर महीने डाल नहीं सकते। जैसे बोनस हो गया, कोई इनहेरिटेंस पैसा हो गया, या मार्केट करेक्शन या अपॉर्चुनिटी से कहीं कोई पैसा इकट्ठा आ गया और आप लेके उसको इन्वेस्ट कर देते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए ही इसमें पैसा बनता है, शॉर्ट टर्म के लिए इसमें वर्किंग नहीं होती है। सिप की बात करूं तो सिप इज सैलरी का बेस्ट फ्रेंड है, एसआईपी सैलरी का बेस्ट फ्रेंड है, और लमसम अपॉर्चुनिटी है बेस्ट वेपन की तरह। बड़ा पैसा डालेंगे तो बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी बन के आती है लॉन्ग रन के अंदर। ओके सर, तो सर इस रिगार्डिंग मेरा एक और क्वेश्चन अराइज हुआ है, ये रहेगा कि मार्केट में किसके लिए कितना रिस्क है? ओके, ये भी एक वैलिड क्वेश्चन है कि मार्केट रिस्क किसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और कितना होता है। तो म्यूचुअल फंड रिस्की नहीं है, बस रिस्क का मतलब समझना पड़ेगा आपको। रॉन्ग एक्सपेक्टेशन रिस्की होता है। अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं कि अगर आप इक्विटी में 1 साल के लिए जा रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि रिस्क हाई है और इमीडिएटली आपको 20, 25, 30, 50% मिल जाए, तो ऐसा बिल्कुल रिस्क है, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आप 7 से 10 साल के लिए जाएंगे तो रिस्क रिड्यूस हो जाता है, लॉन्ग रन के अंदर कोई रिस्क नहीं रहता है। इसलिए बोलते हैं टाइम ही रिस्क को रिटर्न में बदलता है। यानी कि जितना टाइम आप इस म्यूचुअल फंड में लगाएंगे उतना बड़ा पैसा आपका जनरेट होता जाएगा, जितना शॉर्ट टर्म रहेंगे उतना थोड़ा सा रिस्की रहेगा। ओके सर, तो सर जैसा कि आपने म्यूचुअल फंड तो बता दिया, बट सर मेरा एक और क्वेश्चन इसमें ये रहेगा कि इसमें आप मुझे बता सकते हैं कि इसके कितने टाइप्स रहते हैं? म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं? यस बिल्कुल, सर। ओके। म्यूचुअल फंड अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे कुछ हाई वॉलेटाइल की बात करूं, जो सबसे ज्यादा रिटर्न्स देते हैं, उसको हम इक्विटी फंड्स बोलते हैं। जो कम स्टेबल रिटर्न्स देते हैं और बेटर आपका पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, एफडी से बेटर होते हैं, उसे हम डेट फंड्स बोलते हैं। हाइब्रिड फंड्स होते हैं बैलेंस और इक्विटी फंड, जिसमें इक्विटी और डेट का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ईएलएसएस होता है जो टैक्स सेविंग पर्पज से लोग यूज करते हैं। इंडेक्स फंड्स होते हैं जो मार्केट्स को फॉलो करते हैं, जैसे मार्केट ऊपर जाएगी तो वो भी ऊपर जाएंगे। ऐसे ही कुछ सेक्टोरियल फंड्स होते हैं जिसमें हाई रिस्क हाई वर्किंग रहता है,
लो रिस्क लो वर्किंग में मैनेज होता है। जो सेक्टोरियल फंड्स होते हैं उसमें हाई रिस्क हाई रिवार्ड होता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, आईटी फंड्स, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंड्स हो सकते हैं। हर फंड सही नहीं है, सही फंड सही इंसान के लिए सही होता है। तो इसमें एक्सपर्टीज लगती है, जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो आपको गाइड करेगा कि कौन सा आपके लिए बेटर है। ओके सर। तो सर बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन भी रहता है कि सर क्या इसमें एज वाइज इम्पैक्ट भी पड़ता है, अगर पड़ता है तो एज वाइज इम्पैक्ट मतलब कौन सा बेहतर रहेगा किस एज वाइज में? ओके, ये बिल्कुल आपका सही क्वेश्चन है। अगर आप यंगर एज के हैं, 20 से 30 साल के हैं, तो आपको इक्विटी हैवी फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, स्मॉल कैप में, मिड कैप में, जिसमें कि आपको एक्सपोजर अच्छा मिलेगा। अगर आप 30 से 35 साल की एज के हैं तो आपको बैलेंस प्लस इक्विटी मिक्स में जाना चाहिए, जिससे बच्चों की एजुकेशन और गोल्स वगैरह अच्छे से मैनेज हो सकते हैं। अगर आप 45 से 60 के बीच में हैं तो आपको हाइब्रिड प्लस डेट फंड्स में ही अपना पैसा लगाना चाहिए रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। और अगर आप 60 प्लस हो चुके हैं तो आपको डेट प्लस कंजर्वेटिव फंड्स में ही पैसा लगाना है, क्योंकि वहां आपका पैसा डूबेगा नहीं, सेफ रहेगा। एज बदलती है, स्ट्रेटजी बदलनी चाहिए, एज के हिसाब से म्यूचुअल फंड की स्ट्रेटजी अलग अलग होती है। ओके सर। तो सर मैंने इसमें सुना है एक इसमें एएलएसएस फंड के नाम की भी चीज होती है, तो वो एएलएसएस फंड किसके लिए बेस्ट रहता है सर? ओके, एएलएस बेसिकली एक टैक्स सेविंग फंड्स होते हैं, जिसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, जिसमें जिन लोगों को भी अपनी टैक्स की सेविंग्स करनी है, चाहे वो सैलरीड के लोग हैं या बिजनेस क्लास लोग हैं, लॉन्ग टर्म्स के लिए सबसे बेस्ट एएलएसएस रहते हैं, जिसमें एटीसी के अगेंस्ट आप टैक्स का बेनिफिट ले सकते हैं और 3 साल तक इसमें पैसा नहीं निकाल सकते। अगर आपकी प्लानिंग 5 साल 10 साल 15 साल के लिए है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अपनी आपको आदत डालिए और ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट कीजिए। टैक्स बचाना बोनस है और वेल्थ बनाना मेन गेम है, जिसके लिए आपको म्यूचुअल फंड में ईएलएसएस थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ सर, हमारे व्यूवर्स के बहुत से डाउट हैं कि रिटायरमेंट फंड्स क्या होते हैं सर? ग्रेट, रिटायरमेंट फंड एक बेसिकली डिफरेंट फंड्स होते हैं। जो रिटायरमेंट फंड्स बेसिकली सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं रिटायरमेंट माइंडसेट से, जिनको गोल बेस्ड प्लानिंग के लिए यूज किया जाता है। यंगर एज में ही लोग अभी से रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे 30 साल 25 साल 28 साल 35 साल 40 साल वाले लोग अपना रिक्रूटमेंट जो अपना रिटायरमेंट फंड्स होते हैं उसमें पैसा डालते हैं। इन फंड्स को बेसिकली सॉल्यूशन एक ही होता है कि आपका गोल सेट है कि आपको रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस बिल्ड करना है, लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबिलिटी बने रहना है, पेंशन स्टाइल प्लानिंग आपको चाहिए होती है। रिटायरमेंट इक्विटी प्लस डेट मिक्स में अपने आप आता है और यहाँ 5 साल का मिनिमम लॉक इन पीरियड रहता है। 5 साल से पहले आप इस पैसे को निकाल नहीं सकते, इसलिए इस फंड की ग्रोथ और रिटर्न्स बहुत जबरदस्त रहती है। रिटायरमेंट का मतलब आराम नहीं होता है, रिटायरमेंट का मतलब फ्रीडम है, और ये फ्रीडम में आपको हेल्प करता है, क्योंकि उस टाइम पे आपको पैसा ही पैसा मिलता है। ओके सर। तो सर ऐसा भी है कि काफ़ी लोग जो होते हैं लॉन्ग टर्म एसआईपी कंटिन्यू नहीं कर पाते, तो क्या शॉर्ट टर्म एसआईपी सही है? देखो, शॉर्ट टर्म में 1 से 2 साल का पीरियड में जनरली होता है। 1 से 2 साल में एफडी से बेटर रिटर्न्स के लिए लोग लिक्विड फंड में, डेट या लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें मार्केट का किसी तरह का कोई रिस्क नहीं होता। और ये लिक्विड फंड्स में ना एंट्री लोड होता है ना एग्जिट लोड, आपका पैसा सेफ रहता है और किसी भी एफडी से ज़्यादा रिटर्न देता है। इसलिए एसआईपी को बोला जाता है, ये स्प्रिंट नहीं है, ये बेसिकली मैराथन है, लॉन्ग रन के लिए ज़्यादा यूजफुल है। ओके सर। तो सर मैं एक और क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है सर ये कि सैलरीड पर्सन को कितना और कब इन्वेस्ट करना चाहिए? ग्रेट, ये भी बहुत एक अच्छा सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे देश में सैलरीड लोग हैं। यस सर। तो इनकम का 20 से 30% सेविंग सैलरीड पर्सन को कम से कम करना चाहिए। उसमें से एसआईपी 10 से 20% होना चाहिए। जैसे सैलरी किसी का 50,000 रुपये है तो एसआईपी कम से कम 5,000 से 8,000 के बीच में आपको रखना चाहिए। और अगर आप 10,000 कर ले, 20% कर ले, तब तो बहुत ही अच्छा है, लॉन्ग रन में अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है सर। सर हमने सैलरीड की तो बात कर ली सर, अगर बिजनेस बिजनेस ओनर को कितना इन्वेस्ट करना चाहिए अगर वो करना चाहे तो? ग्रेट, बिजनेस ओनर्स के लिए दोनों ऑप्शंस खुले हैं। वो एसआईपी भी कर सकता है, लमसम भी कर सकता है। जब भी उसके पास कोई सरप्लस कैश आए, कोई बड़ा मुनाफा हो, बड़ा फायदा हो, तो लमसम कर सकता है। नहीं तो जो भी आपकी इनकम है, ईयरली इनकम है जो आईटीआर फाइल करते हैं, उसका 10 से 20% आपको भी इन्वेस्ट करना चाहिए रेगुलर एसआईपी फंड्स के अंदर। और बिजनेस इनकम इरेगुलर होते हैं, तो प्लीज वेट ना करें कि एसआईपी कभी बंद हो जाएगी चलेगी, आप लमसम भी डालते रहें। म्यूचुअल फंड को रेगुलर वेल्थ में बदलने की पावर रखता है, अगर आप रेगुलरली उसमें इन्वेस्ट करते रहेंगे तो। ओके सर। सर अभी आपने थोड़े समय पहले गोल बेस्ड प्लानिंग बताया था, तो गोल बेस्ड प्लानिंग होती क्या है ये आप बता सकते हैं? बिल्कुल, जरूर बताऊंगा। देखो, गोल बेस्ड प्लानिंग का मतलब होता है
कि आपके बच्चे की एजुकेशन है, तो एजुकेशन आपको इक्विटी फंड्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट करनी होती है। मैरिज है तो हाइब्रिड फंड, आप आगे पीछे प्लस माइनस मैनेज कर सकते हैं। आपको मिक्स ऑफ फंड यूज करना चाहिए। रिटायरमेंट प्लानिंग अगर आपको करनी है तो बैलेंस प्लस डेट फंड्स के थ्रू करनी चाहिए। कार या मकान या होम लेना है तो शॉर्ट टर्म या डेट फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके लिए आपको फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स के साथ बैठना होगा और अपनी रिक्वायरमेंट बतानी होगी कि आपको एजुकेशन के लिए कितना पैसा चाहिए, मैरिज के लिए कितना पैसा चाहिए, आपको इंडिया में पढ़ाई करानी है, इंडिया के बाहर करानी है, आपको रिटायरमेंट के लिए कितना पेंशन चाहिए। उसके बेसिस पे ही आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग बनती है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। और म्यूचुअल फंड्स रैंडम मत करो, गोल ड्रिवन करते हो तो वो पैसा लॉन्ग रन चलता है और सही तरीके से आपको रिटर्न भी प्रोवाइड करता ठीक है सर। सर ऐसा माना जाता है कि सिर्फ 7% लोग ही म्यूचुअल फंड में कमाते हैं, तो क्या ये मिथ है या ट्रुथ है? है। ये देखो सच्चाई है, बाकी जो 93% लोग वो ऐसा फेल क्यों होते हैं उसका एक बड़ा रीजन है, उनका माइंडसेट बहुत स्क्वीज होता है। उन्हें लगता है कि शॉर्ट टर्म सोचते हैं, जल्दी पैसा निकालने के लिए बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं। मार्केट जैसे ही नीचे जाता है उनका पैसा नेगेटिव होता है तो लगता है गलत टाइम पे घुस गए, निकाल लो। गलत फंड चुनते हैं, बिना एडवाइजर की गाइडेंस के स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से 93% लोग 3 साल से पहले ही अपना सारा पैसा निकाल लेते हैं। 7% वो लोग होते हैं जो मार्केट के अप्स एंड डाउन से घबराते नहीं है, लॉन्ग रन मार्केट में बने रहते हैं। 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल, वही लोग एक्चुअली म्यूचुअल फंड्स का बेनिफिट ले पाते हैं। म्यूचुअल फंड में पैसा मार्केट नहीं डुबाता, इन्वेस्टर का डर डुबाता है। डर की वजह से वो लोग अपना नुकसान करते हैं और जल्दी निकल जाते हैं, अपने SIP या लमसम को जीरो कर लेते हैं या नेगेटिव कर लेते हैं निकलने की वजह से। अच्छा सर। सर हमारे एक व्यूअर का क्वेश्चन है कि डेट फंड एफडी से बेटर क्यों होते हैं? ओके, ग्रेट, अच्छा क्वेश्चन है। उसका रीजन है कि डेट फंड्स में जो रिटर्न्स आती है वो किसी भी FD से बेटर और अच्छी आती है। FD में और डेट फंड में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। FD में अगर आपने 1 साल के लिए 3 साल के लिए FD कराई और कभी भी आप बीच में निकालते हैं तो 1% आपको लेस करके आपको पैसे का रिटर्न मिलेगा। डेट फंड में ऐसा नहीं होता है। डेट फंड के अंदर आपका जो मार्केट रिटर्न है आपका करीबन 6 से 7% फिक्स रहता है। कोई मार्केट का लेना देना नहीं रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट फंड्स एंड सिक्योरिटीज में लगाते हैं, जब भी निकालना चाहे निकाल सकते हैं और इनमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसलिए उनसे बेटर है। आपका नुकसान नहीं होता है, आपका पैसा मैनेज रहता है। अच्छा सर। तो सर इसमें डे नाइट फंड्स क्या होते हैं, इसके बारे में जरा आप बताएंगे? उससे लिक्विड फंड बोलते हैं, ओवरनाइट फंड्स बोलते हैं बेसिकली उनको। इन फंड्स के अंदर एक बेस्ट पार्ट होता है, जब आप किसी भी फंड में एंट्री करते हैं तो वहां एक एंट्री लोड लगता है और एक एग्जिट लोड लगता है। लेकिन इन फंड्स के अंदर ना तो एंट्री लोड होता है और ना ही एग्जिट लोड होता है, यानी कि आपको दिन में रात में कभी भी पैसा चाहिए, 1 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आप कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी डाल सकते हैं। बहुत सारे जो बिजनेस ओनर्स है जो करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं, जिनके पास लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख पड़ा है स्पेयर करंट अकाउंट में, कोई पैसे की रिटर्न नहीं मिल रही है, लेकिन उस पैसे को आप इस जगह पार्क कर सकते हैं तो आपको लिक्विड रिटर्न्स 4 से 6% की कम से कम मिलती है, इसलिए भी इनको यूज किया जाता है। सर हमारे एक और सब्सक्राइबर का ये क्वेश्चन है कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड और रेगुलर म्यूचुअल फंड में क्या अंतर रहता है? ओके, ये भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं डायरेक्ट, बहुत सारे ग्रो ऐप हैं या मल्टीपल अलग अलग कंपनीज के ऐप हैं जो डायरेक्ट आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो रेगुलर म्यूचुअल फंड क्यों लेना चाहिए, तो मैं क्लियर कर देता हूँ। डायरेक्ट में बस 1-2 बड़े फायदे हैं, जिसमें लोअर एक्सपेंसेस लगेगा और कोई एडवाइजर सपोर्ट नहीं रहेगा। ये नुकसान है, आपका एक्सपेंस नहीं लग रहा, आपका फायदा हो सकता है, लेकिन एडवाइजर की सपोर्ट नहीं मिलेगा, कोई गाइडेंस नहीं मिलेगा, ये आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। उस एक्सपेंसेस से भी ज्यादा बड़ा नुकसान है। रेगुलर के अंदर आपको एडवाइजर गाइडेंस मिलेगी, गोल बेस्ड प्लानिंग मिलेगी, पर्सनल टच मिलेगा और आपको क्लेम प्लस सर्विस सपोर्ट मिलेगा, यानी कि आपको कभी भी पैसा निकालना है, एडिशन डिलीशन कुछ भी करना है, हर चीज में एडवाइजर आपको दिन रात हेल्प करेगा और आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करेगा। डायरेक्ट फंड बेसिकली चीप है, सस्ता जरूर होता है, लेकिन रेगुलर फंड कंप्लीट है। कंप्लीट की वजह से आप लॉन्ग रन में सस्टेनेबल रहते हैं, मेंटेन रहते हो, जल्दी निकलते नहीं हो, क्योंकि वहां पर आपको रोकने, बताने, समझाने वाला नहीं होता है और मार्केट नीचे आते ही आप खुद ही निकल जाते हो, नुकसान कर लेते हो अपना। यहाँ पर एडवाइजर आपके साथ में होता है तो आपको समझाता है नहीं अभी मत निकलो, नुकसान करोगे, तो लोग मान जाते हैं और लॉन्ग रन में वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं। अच्छा सर। तो सर इसमें आप मुझे बताएंगे कि सेक्टर फंड्स क्या होते हैं? ओके, सेक्टर फंड्स बेसिकली एक सेक्टोरियल फंड्स होते हैं, जैसे IT, फार्मा, बैंकिंग, ये हाई रिटर्न्स यहाँ पर प्रोवाइड होता है, क्योंकि ये बहुत
थोड़े से रिस्की भी ज़्यादा होते हैं। उसके बावजूद भी अगर लॉन्ग रन के लिए आप यहाँ पर सही तरीके से गाइडेंस के थ्रू इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो बड़ा पैसा इसमें आराम से बना पाते हैं। ओके, तो सर मेरा अगला सवाल ये है कि इंडेक्स फंड क्या होते हैं सर? इंडेक्स फंड बेसिकली मार्केट को फॉलो करते हैं। जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेंगे, मार्केट नीचे जाएगी तो ये भी नीचे जाएंगे। यहाँ पे लो कॉस्ट रहती है, किसी तरह की कॉस्टिंग बहुत कम है, स्टेबल लॉन्ग रन रिटर्न रहती है और बिगनर्स के लिए फ्रेंडली है। जो लोग पहली बार इन वर्किंग को स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, लेकिन जो एक्सपीरियंस है उनके लिए सूटेबल नहीं रहते हैं। ओके सर, तो सर हमारे बहुत से सब्सक्राइबर्स का ये भी सवाल है कि सर मिड कैप और स्मॉल कैप इसमें से कौन सा बेटर है? देखो, मिड कैप ग्रोथ प्लस मॉडरेट रिस्क के लिए यूज किए जाते हैं और स्मॉल कैप हाई ग्रोथ प्लस हाई वॉलेटिलिटी के लिए यूज किए जाते हैं। लॉन्ग टर्म में अगर इन्वेस्टर्स मिक्स करके यूज करना चाहते हैं तो आपके लिए यूजफुल हो सकता है। आप किसी मिड कैप या स्मॉल कैप को चूज करते हैं तो आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्की हो सकता है। मिक्स और लॉन्ग रन के लिए करेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके सर, आपने सर स्मॉल कैप और मिडिल कैप के बारे में तो बता दिया, बट अगर मुझे लार्ज कैप पता लगाना हो कि कौन से फंड में लार्ज कैप है तो वो कैसे पता लगेगा? देखो, लार्ज कैप फंड्स इन्वेस्टमेंट इन 100 कंपनीज, 100 कंपनीज ऐसी हैं जो लार्ज कैप कंपनीज हैं, वो स्टेबल होती हैं, ब्लू चिप कंपनीज होती हैं, लॉन्ग टर्म में भरोसेमंद कंपनीज होती है। जैसे टाटा, बिरला और ये रिलायंस, ये ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो अगले पिछले 10 साल, 20 साल, 25 साल, 40 साल से इंडिया के अंदर बने हुए और आगे भी बने रहेंगे, इसलिए ट्रस्ट कर सकते हैं। अच्छा सर, तो सर मेरा आखिरी सवाल यही रहेगा कि सर बैलेंस्ड फंड्स क्या होते हैं? देखो, बैलेंस फंड्स, हाइब्रिड फंड्स भी बोला जाता है इनको। बेसिकली मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट का होता है। इक्विटी हाई रिस्क होता है, डेट लो रिस्क होता है, दोनों को मिला देते हैं तो आपका पोर्टफोलियो मैनेज हो जाता है, जिसको मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर्स बोलते हैं, जिसको इन्वेस्टर रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए यूज करते हैं। मिडिल क्लास इसको ज़्यादा स्टेबल में आप मानते हैं और इसमें रिटर्न्स आपके नेगेटिव नहीं होते, इसलिए भी लोग इसमें ज़्यादा दिन तक बने रहते हैं। बैलेंस फंड वो ब्रिज है जो सेफ्टी और ग्रोथ को जोड़ता है और आपको लॉन्ग रन में पॉजिटिव और बढ़िया रिटर्न प्रोवाइड करता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आज का पॉडकास्ट आपको यूजफुल रहा होगा। इसमें वो सभी क्वेश्चंस जो आपको जरूरी हैं आपके लिए, आपकी नॉलेज के लिए, तो कहीं ना कहीं यूजफुल रहे होंगे। जिसमें सही म्यूचुअल फंड प्लानिंग के बारे में हमने बात करी, एसआईपी सेटअप, गोल्स के लिए बात करी, रिटायरमेंट और वेल्थ रोड मैप के ऊपर बात हुई और एडवाइजर सपोर्ट और क्लैरिटी देने की कोशिश करी। अगर आपको भी अपने लिए कोई म्यूचुअल फंड शुरू करना है किसी भी गोल बेस्ड प्लानिंग के लिए तो आप व्हाट्सएप पर मुझे लिख सकते हैं। आपकी गोल प्लानिंग मैं जेन्युइनली कराऊंगा। और एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली और उसके बाद ही इसमें इन्वेस्ट करें। ये पॉडकास्ट वीडियो सिर्फ नॉलेज और ट्रेनिंग पर्पज से था। जो फ्यूचर रिटर्न्स हैं या जो अभी रिटर्न्स के बारे में मैंने डिस्कस किया वो कोई गारंटी नहीं है, वो सब मार्केट बेस्ड होता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट को कंटिन्यू देखने के लिए और आपका प्यार देने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।